स्टार्ट। हिंदी वर्णमाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। व्याकरण की दृष्टि से व्याकरण का निर्माण जहाँ से होता है वहीं से वर्णमाला शुरू होती है। हिंदी का एक निश्चित व्याकरण है और उस निश्चित व्याकरण की शुरुआत जहाँ से होती है वह हिंदी वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के व्यवस्थित समूह का अध्ययन किया जाता है, अर्थात व्याकरण की प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग, धातु, इन सब का निर्माण वर्णों के माध्यम से होता है और वर्णों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो वर्णमाला के माध्यम से किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में हमारे वैयाकरणों ने पूरे जो 52 वर्ण हैं और इनके अतिरिक्त वो जो ध्वनियाँ हैं उन ध्वनियों का सारा वैज्ञानिक वर्गीकरण इसी आधार पर किया है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं और कुल 52 वर्णों में स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर और अन्य जो ग्रहित स्वर हैं और व्यंजन हैं उन सब का अध्ययन वैज्ञानिक रूप से किया जाता है। सबसे पहले वर्णमाला जो है उसकी परिभाषा बताई जाती है। वर्णों का व्यवस्थित और वैज्ञानिक जो वर्गीकरण है, वर्णों का व्यवस्थित जो समूह है उसे वर्णमाला कहा जाता है। स्लाइड प्लीज। जैसा कि आपके सामने प्रस्तुत है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। अब देखिए, वर्णमाला का उच्चारण जब किया जाता है या हम सामान्य रूप से अपने मुख से जो भी कुछ बोलते हैं वह ध्वनि है। मनुष्य के मुख से उच्चरित होने वाले समस्त जो संकेत हैं वो ध्वनि संकेत हैं और ध्वनि संकेतों को जब हम लिखित रूप दे देते हैं, अर्थात ध्वनि संकेतों को किसी भी व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूपक के आधार पर कोई आकृति दे दी जाती है, उसे वर्ण कहा जाता है। अर्थात ध्वनि एक संकेत है, ध्वनि केवल बोली जाती है और उसी ध्वनि को जब लिखित रूप दे दिया जाता है तो वो हमारे सामने वर्णों के रूप में प्रस्तुत होते हैं। वैसे वैज्ञानिक रूप से ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है और इसी छोटी इकाई को जब लिखित रूप दिया जाता है तो वह वर्ण कहलाया जाता है। जैसे मुख से उच्चरित ध्वनियों कै, ख, पै, ए, आ, ई, उ आदि को जब लिखित रूप दे दिया जाएगा तो वह वर्णमाला में वर्ण कहलाएगा। अब देखिए, वर्ण और अक्षर में थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। ध्वनि को हम जैसे लिखित रूप देंगे तो वह वर्ण बन जाएगा और वर्ण जब उच्चरित होगा तो उस वर्ण को उच्चरित करने में मुख विवर से हवा का एक आघात, एक स्फोट या एक प्रयास में एक आघात में जो ध्वनि निकलती है वो अक्षर कहलाती है। वर्ण का जो लिखित रूप है जिसमें जैसे कै वर्ण है, ख वर्ण है, ग वर्ण है, यह जो लिखित रूप है यह वर्ण कहलाता है। लेकिन इसी कै के साथ में अगर हम काम बोलें तो काम शब्द का उच्चारण करने में, आम शब्द का उच्चारण करने में, नेम शब्द का उच्चारण करने में हवा का मुख विवर से एक आघात होता है, एक स्फोट होता है। तो इस एक स्फोट में जैसे ही हमारे मुख से कोई उच्चरित ध्वनि निकली तो इस एक आघात के एक स्फोट को हम अक्षर की श्रेणी में लेते हैं। वैसे देखा जाए तो सारे वर्ण भी अक्षर होते हैं। जैसे कै का उच्चारण होगा तो कै में भी एक आघात में, एक स्फोट में ध्वनि का उच्चारण हो रहा है तो वह भी एक अक्षर माना जाता है। लेकिन अक्षर एक समन्वित रूप, ध्वनि का रूप है जो एक आघात में हमारे मुख से एक ही प्रवाह में निकल जाती है। अक्षर ध्वनि का लिखित रूप माना जाता है और मनुष्य के मुख से जो भी ध्वनि संकेत उच्चरित होते हैं वो ध्वनि की श्रेणी में आते हैं। अब हम चलते हैं वर्णमाला की तरफ। नेक्स्ट, वर्णमाला का निर्माण दो प्रकार के अक्षरों से होता है।
जिसमें प्रथम स्वर और व्यंजन। जैसा आप सबको विदित है कि वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है। स्वरों की अलग महिमा है और व्यंजनों की अलग महिमा है। वर्णमाला की दृष्टि से स्वर की परिभाषा, जब कोई वर्ण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाए तथा जिनके उच्चारण में हवा मुख विवर में बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है, उसे स्वर कहा जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम हमारे मुख से जितने भी ध्वनि संकेत उच्चारित करते हैं, उनमें वे ध्वनि संकेत जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख विवर से बाहर निकलती है, निकलने के पश्चात मुख विवर में उस हवा का निर्बाध प्रवाह होता है। निर्बाध प्रवाह से तात्पर्य कि वह हवा जब स्वर तंत्री से बाहर निकलती है तो मुख विवर में, मुख के अंतर्गत कहीं भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, स्वरों के उच्चारण में कहीं भी किसी भी उच्चारण स्थान से वह टकराती नहीं, अर्थात प्रवाह में किसी प्रकार का अवरोध सामने नहीं आता। कहने का तात्पर्य क्या है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों का उच्चारण और व्यंजनों का उच्चारण दोनों में सूक्ष्म अंतर यही है कि स्वरों के उच्चारण करते समय मुख विवर में कहीं भी अवरोध या बाधा उत्पन्न नहीं होती, जबकि जैसे ही व्यंजन का उच्चारण किया जाएगा तो मुख विवर में हवा कहीं न कहीं टकराएगी, कहीं न कहीं अवरोध उत्पन्न होगा, घर्षण उत्पन्न होगा। इसके आधार पे व्यंजन को हम अलग उच्चारण स्थान के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर माने जाते हैं। स्वरों का जो वर्गीकरण है वो विभिन्न प्रकार से किया जाता है। अब देखिए, जो 11 जो स्वर हमने हिंदी में स्वीकार किए हैं, उसमें 10 तो हिंदी के मूल स्वर हैं। 11वां स्वर जिसको री कहा जाता है वो ग्रहित स्वर है, जिसको हमने ग्रहण किया है। 11वां जो स्वर री है उसको हमने ग्रहण किया है। अब जो मूल स्वर जो हमने 11 मान लिए, 11 स्वरों में कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। स्वरों का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया जाता है तो उसमें मूल स्वर कौन से हैं, संयुक्त स्वर कौन से हैं, संधि स्वर कौन से हैं, या ह्रस्व स्वर कौन से हैं, या दीर्घ स्वर कौन से हैं, प्लुत स्वर कौन से हैं। तो स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है उसके अनेक आधार हैं और उन आधारों के आधार पर ही अनेक प्रकार किए जाते हैं। स्वरों का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले हमारे मुख से जो उच्चारण होता है उस उच्चारण के समय के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। यहां पर हमारे सामने नेक्स्ट स्वरों का जो वर्गीकरण है उसका जो प्रथम आधार है वह उच्चारण की अवधि के आधार पे है। उच्चारण की अवधि, अवधि से तात्पर्य समय से, उच्चारण करने में स्वरों को कितना कितना समय लगता है उसके आधार पे स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 ह्रस्व, नंबर 2 दीर्घ और नंबर 3 प्लुत स्वर। अब देखिए कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ए, ई, उ, री। अब मूल रूप से देखा जाए तो ए, ई और उ ये तीनों छोटे स्वर हैं, अपने लघु रूप में है। इन्हीं के जैसे बड़े स्वर भी पढ़ते हैं हम, ए का आ पढ़ते हैं, ई का ई पढ़ते हैं, उ का उ पढ़ते हैं। तो ये जो तीनों छोटे स्वर हैं इनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और इनके साथ में ही जो री हमने ग्रहण किया है, हिंदी वर्णमाला में छोटा री प्रयोग में आता है। संस्कृत में छोटा री भी होता है, अर्थात बड़ा री भी प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन हिंदी में ए, ई, उ और री ये 4 स्वर माने जाते हैं। इनको छोटा स्वर क्यों माना गया?
क्योंकि इनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। अर्थात ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा जितना समय लगता है, इसलिए इनको लघु स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं और छोटे स्वर भी कहते हैं। और ए, ई और ऊ को मूल स्वर भी कहा जाता है। अब इनमें जैसे एक मात्रा का समय लगता है, ठीक इनके ही दीर्घ रूप में दो मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, आउ, ये 7 स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं और इनको बोलने में दो मात्राओं जितना समय लगता है। अर्थात जैसे ए, आ, ई, ऊ, ओ, आउ, ये जैसे उच्चारण है, इसमें ए में एक मात्रा का समय लग रहा है, लेकिन जैसे ही आ का उच्चारण करेंगे तो दो मात्राओं का समय लगेगा, इसलिए ये ह्रस्व से दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ही हम आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, आउ का उच्चारण करेंगे तो ये सातों स्वर दो मात्राओं जितना उच्चारण समय लेंगे, इसीलिए इनको दीर्घ स्वर की संज्ञा दी जाती है। इनके पश्चात तीसरा जो विभाजन है वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिस स्वर के बोलने में तिगुना समय लगता है वह प्लुत कहलाते हैं। सभी स्वर प्लुत होते हैं, अर्थात इसका चिन्ह जैसे अक्सर आप ओम बोलते हैं, ओ के बाद में जो चिन्ह लिखा रहता है जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा चित्र जो चिन्ह है इसका संकेत। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम ओम बोलने के आधार पे जो चिन्ह लिखते हैं क्या ओ का ही प्लुत स्वर होता है? ऐसा नहीं। अर्थात सारे जितने भी स्वर होते हैं उनको बोलने में अगर 3 गुना समय आप लगाएंगे तो वह प्लुत स्वर बन जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्णमाला के सारे स्वर अपने आप में प्लुत होते हैं जब उनमें उच्चारण करते समय 3 गुना समय लगाया जाएगा। तिगुना समय लगते ही यही स्वर प्लुत स्वर के अंतर्गत बदल जाते हैं और दुगुना समय लगेगा तो ये स्वर दीर्घ स्वर कहलाएंगे और एक मात्रा जितना समय लगेगा तो यही स्वर ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। अर्थात एक मात्रा में ह्रस्व स्वर होता है, दो मात्राओं में दीर्घ स्वर कहलाएगा और 3 मात्राओं जितना समय लगेगा तो प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। तो पहला जो विभाजन है उच्चारण की अवधि के आधार पे यह स्वरों को उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार विभाजित करता है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। नेक्स्ट, अब इसके पश्चात जो दूसरा जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है स्वरों का वो जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पे। अर्थात हम जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ क्रिया करती है और जीभ की क्रियाशीलता 3 प्रकार से मानी जाती है। जीभ का पश्च यानी पीछे का भाग, मध्य यानी बीच का भाग, अग्र यानी आगे का भाग। अर्थात स्वरों के उच्चारण में जब जीभ आगे के हिस्से से क्रिया करेगी तो वे अग्र स्वर कहलाएंगे, मध्य के भाग से जब क्रिया करेगी तो वे मध्य स्वर कहलाएंगे और पश्च भाग से जब क्रिया करेगी तो वे पश्च स्वर कहलाएंगे। तो जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के 3 विभाजन हैं, जिनमें नंबर 1 पर है अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का भाग सक्रिय रहता है वे अग्र स्वर कहलाते हैं। अर्थात स्वरों का उच्चारण हम जैसे ही करेंगे तो जीभ का आगे की नोक का हिस्सा, जीभ का जो आगे की नोक है वो सक्रिय रहता है। नेक्स्ट, तो वे जो स्वर हैं उनका उच्चारण आप करके देखेंगे, इससे उनका उच्चारण आप करके देखेंगे
तो वे हमारे सामने निश्चित रूप से आगे के हिस्से से उच्चारित होंगे। जैसे आपके सामने है ई, ए, आई। अब अग्रभाग का आप स्वयं इसका प्रयोग करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा ई बोलेंगे तो जीभ के जो आगे का हिस्सा है वो दांतों की दंत की जड़ों में जा रहा है। ई, ए, आई, जीभ का जो अग्रभाग है वो नीचे वाले दांतों की जड़ों में जा रहा है। तो जड़ों में जाने के कारण ई, ए, आई, जिह्वा की क्रियाशीलता कहाँ हुई? अग्रभाग में हुई। ई, ए, आई, इनका उच्चारण जैसे करेंगे तो जिह्वा का आगे का अग्रभाग उसके जड़ों में जाएगा, तो इसलिए इसको अग्र स्वर के अंतर्गत लेते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर अक्सर पूछा जाता है कि अग्र स्वर निम्न में से कौन से हैं, तो ई, ए, आई चारों अग्र स्वर माने जाते हैं। नेक्स्ट, इसके पश्चात अग्र के पश्चात मध्य स्वर आते हैं। मध्य स्वरों में निश्चित रूप से जीभ का जो मध्य का भाग है वो क्रियाशीलता करता है। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है वे मध्य स्वर कहलाते हैं। अब इसका एक ही स्वर है इसके अंतर्गत, ए। अब ए जैसे देखेंगे तो अपनी जो जीभ है वो छितरा जाएगी, अर्थात मध्य भाग में इसका थोड़ा सा जोर पड़ेगा और किनारों से जो जीभ है वो थोड़ी छितरा जाएगी। जैसे अपन ए बोलते हैं और आ बोलते हैं, ए में जीभ है यूं छितरा जाएगी, आ में नीचे वाला जबड़ा नीचे चले जाता है। ई, ए, आई बोला तो अपन ने जीभ का जो नुकीला हिस्सा है अग्र भाग है वो दांतों में चला गया। ई के बाद में ए बोल के देखेंगे तो जीभ ऐसे फैल जाएगी, जहां जो प्रवाह है वो मध्य भाग में लग रहा है। इसलिए मध्य स्वर पूरे स्वरों में सिर्फ एक ही स्वर है जिसे ए के नाम से जाना जाता है, और इनके उच्चारण करते समय ए को जैसे ही हम उच्चारित करेंगे तो पूरा मध्य भाग में इसका जो प्रेशर है वो पड़ता है, इसलिए इसको मध्य स्वर कहा जाता है। इसके पश्चात आता है पश्च स्वर। पश्च का मतलब पीछे से है, जैसे सबसे पहले अपन ने अग्रभाग के पढ़े, फिर जिह्वा के मध्य भाग में है। अब पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सक्रिय रहता है वे पश्च स्वर कहलाते। अर्थात पश्च स्वर में, अब जैसे इससे पहले अपन ने मध्य स्वर में ए पढ़ा और आ जैसे बोलेंगे तो जीभ का पीछे का हिस्सा उठता है, आ, उ, ओ, आउ, और अंग्रेजी से जो ग्रहित स्वर है अ, इन सारे स्वरों का उच्चारण जिह्वा के पिछले भाग से होता है। अर्थात पश्च स्वरों में आ, ओ, आउ, उ, और अंग्रेजी का जो आ है ये सारे 6 स्वर हैं जो जीभ के पीछे वाले हिस्से से बोले जाते हैं। इनके पश्चात ये स्वरों का जो वर्गीकरण है वो जिह्वा की 3 जो स्थिति हैं, आगे, अग्र, मध्य, बीच में, पश्च, पीछे, तीनों के ऊपर जैसे जैसे प्रवाह हो या प्रभाव होता है उसके आधार पे इनको वर्गीकृत किया गया है। इसके पश्चात जो अगला स्वरों का वर्गीकरण है वो है ओष्ठों की गोलाई के आधार पे, अर्थात होठों की गोलाई के आधार पे। हम जो भी कुछ बोलते हैं तो उसमें होठों का योगदान रहता है। सारे स्वरों के उच्चारण में या तो होठ पूरे गोल हो जाएंगे या फिर होठ गोल नहीं होंगे, अपनी सामान्य स्थिति में रहते हैं। वैयाकरणों ने स्वरों का वर्गीकरण जब किया तो जिन जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठों की आकृति गोल हुई उनको वृत्ताकार स्वर कहा गया, और जिनमें आकृति गोल नहीं हुई उनको अवृत्ताकार कहा गया। ऐसे में वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोलाकार आकृति में हो जाता है वे वृत्तमुखी कहलाते हैं। अर्थात वृत्त के जैसा मुख होता है, गोलाकार होठ होते हैं, वे स्वर वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। इसमें जैसे आप उच्चारण करके देखेंगे
तो ऊ, ओ, औ, आ, अंग्रेजी का जो ग्रहित स्वर आ है ये भी इसके अंतर्गत आता है। जैसे हमने ऊ का उच्चारण किया, होठ गोल हो गए, बड़ा ऊ बोला तो भी होठ गोल हैं, ओ, औ दोनों में होठ गोल है, और अ बोलेंगे इसमें भी होठों की गोलाकार जो आकृति है वो बनती है। तो वृत्ताकार जो स्वर हैं वो ऊ, ओ, औ, 5 स्वर हैं जिनके उच्चारण में होठों की आकृति गोल हो जाती है, इसलिए इनको वृत्ताकार कहा जाता है। नेक्स्ट, इनके पश्चात देखिए अवृत्ताकार स्वर। अब आप स्वयं इनका उच्चारण करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके होठ यहाँ पर वृत्त नहीं बनाएंगे। इससे पहले के स्वरों के उच्चारण में निश्चित रूप से वृत्त बनेगा। यहाँ जैसे आप उच्चारण करके देखेंगे ए, आ, ई, ए, आई, इसमें होठ की स्थिति अपने पूर्व अवस्था में है, जबकि ऊ, ओ, औ में आप निश्चित रूप से गोलाकार आकृति को प्राप्त करते हैं। तो अवृत्ताकार स्वर किसको कहेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल न होकर अन्य आकार में आते हैं वे अवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। अन्य आकार से तात्पर्य होठ ऊपर नीचे खुल सकते हैं, होठ अपनी पूर्व अवस्था में हो सकते हैं, लेकिन गोल नहीं हो सकते। गोल होते ही वे वृत्ताकार स्वरों के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर उच्चारण में होठ गोल न होकर अपने पूर्व अवस्था में या अन्य आकार में रहते हैं, इसलिए इनको अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इन स्वरों में ए, आ, ई, ए, आई स्वर शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए कि सबसे पहले अपन ने उच्चारण समय के आधार पे पढ़े, उसके पश्चात जिह्वा की क्रियाशीलता कैसी है उसके आधार पे स्वरों का वर्गीकरण किया, फिर होठों की आकृति कैसी है उसके आधार पे वर्गीकरण किया, और अब जो है मुखाकृति के आधार पे हम इनका वर्गीकरण करते हैं कि मुख की आकृति कैसी बनती है। स्वरों का उच्चारण हम जैसे भी करते हैं, जिस प्रकार से करते हैं, तो हमारे मुख में आकृति से तात्पर्य कोई बाह्य प्रभाव नजर नहीं आता, ये सिर्फ मुख के खुलने और बंद होने से, यहाँ मुख किस स्वर के उच्चारण में कितना खुल रहा है और कितना सिकुड़ रहा है, उसी के आधार पे इनके 4 भेद किए जाते हैं, जिनको समृत स्वर, अर्ध समृत, अर्ध विवृत और विवृत स्वर के नाम से जाना जाता है। और परीक्षाओं में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, ये मुखाकृति के आधार पे अधिकतर रूप से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, और ये एक मतलब वैज्ञानिक वर्गीकरण भी है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है समृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है, अर्थात समृत का मतलब आप सिकुड़ने से लगाएं, अर्थात जिनका उच्चारण करने में मुख सिकुड़ता हुआ होता है, सिकुड़ता रहता है। सिकुड़ने से तात्पर्य मुख कम खुलेगा, कम खुलेगा। जैसे आप उच्चारण करके देखेंगे ई, ऊ, ई में क्या है, हमारा मुख थोड़ा सा बंद होने के कगार पे, ई, ऊ में होठ जरूर गोल होंगे, लेकिन हमारा मुख समृत सिकुड़ता हुआ है। ई, ऊ का उच्चारण करेंगे तो निश्चित रूप से मुख कुछ सिकुड़ता हुआ है, कम खुलता है। अब देखिए कि यहाँ ई, ऊ का उच्चारण करके देखेंगे तो मुख की जो आकृति है वो जितनी खुली हुई है, अर्ध समृत में उससे थोड़ा और खुल जाएगी। ये जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है, नंबर 2 पे आप देख रहे हैं अर्ध समृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख समृत स्वरों से थोड़ा अधिक खुलता है, अर्थात ई, ऊ, ए, ओ का उच्चारण आप जैसे करेंगे तो आपको ई, ए, ओ इनमें अंतर नजर आएगा। जैसे आप ई बोलते हैं, ऊ बोलते हैं, तो जितना मुख सिकुड़ा हुआ है उससे ए, ओ में थोड़ा सा और खुल जाता है। इसलिए अर्ध समृत स्वर किसे कहेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख समृत स्वरों से थोड़ा अधिक खुलता है, अर्थात ए, ओ।
ए ओ में थोड़ा सा मुख ज़्यादा खुलेगा, ए ओ, इसमें मुख थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है। यहाँ ज़्यादा खुलने के कारण इनको अर्ध संवृत स्वर कहा जाता है। संवृत में मुख जो है खुलेगा लेकिन कम खुलेगा, यहाँ सिकुड़ने की स्थिति है। अर्ध संवृत में संवृत से थोड़ा सा ज़्यादा मुख खुल जाएगा। नेक्स्ट, इसके पश्चात अर्ध विवृत स्वर। देखिए, विवृत से तात्पर्य है खुलता हुआ। अब अर्ध विवृत, इसका मतलब आधा खुलेगा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवृत से थोड़ा कम खुलता है, अर्थात विवृत का मतलब तो है पूर्ण रूप से मुख का खुल जाना। विवृत से तात्पर्य है मुख का पूर्ण रूप से खुल जाना। पूर्ण रूप से खुल जाने में हम जिन स्वरों का उच्चारण करेंगे, जैसे आ बोलते हैं तो आ में सबसे ज़्यादा मुख खुलता है। हमारे स्वरों के उच्चारण में आ एक ऐसा स्वर है जिसके उच्चारण में मुख सबसे ज़्यादा विवृत होता है। विवृत से तात्पर्य आ पूरा खुल जाता है। यहाँ अर्ध विवृत स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवृत से थोड़ा कम खुलता है। जैसे आप उच्चारण करेंगे ए आई आउ, ए आ में फर्क नजर आ रहा है तो अर्ध विवृत और विवृत में आपको पूरा फर्क नजर आएगा। ए आ बोलेंगे तो आ में नीचे जबड़ा चला गया, अर्थात मुख पूरा खुल गया। उसी प्रकार से ए में जो अर्ध विवृत मुख है, ए आई आउ, ए आई आउ, तीनों जो स्वर है उसमें जो मुख विवर है वो समान रूप से खुलता है, ए आई आउ। इसी प्रकार से जैसे हमारा मुख अर्ध संवृत में कुछ कम सिकुड़ता हुआ है, संवृत में तो मुख क्या सिकुड़ता हुआ रहेगा, विवृत में मुख खुलता हुआ रहेगा। दोनों में वैज्ञानिक रूप से अंतर यही है। संवृत में जो स्वर का उच्चारण होगा वो सिकुड़ते हुए रूप में होगा, और विवृत में जैसे आप ए आई आउ को बोलते हैं तो हमारा मुख खुलता हुआ जा रहा है, और आ बोल देंगे तो पूरा खुल जाएगा। इसलिए अर्ध विवृत स्वर में स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो मुख विवर थोड़ा थोड़ा खुलता है और विवृत में पूर्ण रूप से खुल जाता है। नेक्स्ट, अब अर्ध विवृत स्वर के पश्चात है विवृत स्वर। विवृत स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है, अधिक से तात्पर्य जितना मुख खुल सकता है वो आ में खुलता है, और पूरे जितने भी सारे 11 स्वर हैं उसमें आ अकेला एक विवृत स्वर है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विवृत स्वर की ध्वनि कौन सी है, तो इसका एक ही स्वर है, वो है आ। अर्थात विवृत से तात्पर्य पूर्ण रूप से मुख का खुल जाना। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है वो आ है, और अधिक से थोड़ा कम खुलता है, अर्ध विवृत है, वो ए आई आउ है। और जिनके उच्चारण में मुख थोड़ा सा और सिकुड़ता है, ए ओ, वे अर्ध संवृत हैं। और जिनके उच्चारण में मुख संवृत रहता है, सिकुड़ता हुआ रहता है, वो ई ए आई कहलाते हैं। अर्थात स्वरों का ये जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो भाषा विज्ञान की दृष्टि से हमारे मुख में लगने वाले उच्चारण के आधार पे, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पे, और हमारे मुख में होठों की आकृति कैसी होती है उसके आधार पे, और फिर मुख की आकृति कैसी होती है उसके आधार पे, ये एक वैज्ञानिक वर्गीकरण माना गया है। इसके पश्चात एक वर्गीकरण और किया जाता है जो हमारे उच्चारण के आधार पे है कि स्वर अनुनासिक हैं या निर्नुनासिक है। अनुनासिक का मतलब है जिनका उच्चारण करते समय अनुमुख से भी और नासिका नाक से भी, दोनों से ध्वनि हवा निकलती है, हवा का प्रवाह निकलता है। जहाँ पर सारे स्वर क्या होते हैं कि अनुनासिक भी हो सकते हैं और निर्नुनासिक भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? जैसे आपने ए आ ई ऊ ए आई ओ औ बोला, अब इनके उच्चारण में हवा सिर्फ मुख से बाहर निकल रही है, नाक से नहीं निकलती। ए आ ई ऊ री ए आई ओ औ,
यहाँ हवा सिर्फ मुख से बाहर निकलती है, इसका तात्पर्य कि यहाँ पर स्वर निर्नुनासिक रूप में है। और इन्हीं स्वरों का उच्चारण जब मुख और नासिका से किया जाएगा, जैसे ए की जगह हम अंगूर बोलते हैं, अंग, तो आप ऐसे हाथ करके देखेंगे अंगूर, तो नासिका और जो मुख है दोनों से हवा बाहर आएगी। आँख बोलते हैं तो हवा बाहर आती है, ईख बोलते हैं तो बाहर आती है, ऊँट बोलते हैं तो स्वर अनुनासिक होता है, ऐंठ बोलते हैं तो स्वर अनुनासिक होता है, औंखली बोलते हैं तो स्वर अनुनासिक होता है। तो कहने का तात्पर्य स्वरों के ऊपर जब भी नासिका से प्रवाह करके उच्चारण किया जाएगा तो वे नासिक के बन जाते हैं, अनुनासिक बन जाते हैं। उसमें हवा मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर आती है। तो स्वरों का ये जो वर्गीकरण है वो उच्चारण के आधार पे किया गया है कि उच्चारण सिर्फ मुख से होगा तो वहाँ वे निर्नुनासिक होंगे। मुख में उनके नाक से हवा नहीं आएगी तो ए आ ई उ सीधे भूल जाएंगे। अगर मुख के अलावा नाक से भी प्रवाह में हवा निकलती है तो वे अनुनासिक माने जाएंगे। और स्वर हमेशा चंद्रबिंदु के रूप में अनुनासिक होते हैं। वर्ण के ऊपर जब अनुस्वार लगता है वो तो गोल बिंदु के रूप में लगता है, लेकिन जैसे ही स्वर के ऊपर अनुनासिक चिन्ह लगेगा वो हमेशा चंद्र बिंदु के रूप में लगता है। चंद्र बिंदु और अनुस्वार दोनों में यही भिन्नता है। अनुस्वार हमेशा वर्ण के ऊपर लगता है जो प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर का गोलाकार रूप होता है। प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक वर्ग जो है, जैसे कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, इनका सबसे अंतिम जो अक्षर है जैसे अंग, ये, नै, नै, मै, ये अपने अनुस्वार रूप में जब भी जाएंगे तो गोल बिंदु के रूप में लिखे जाते। स्वर के ऊपर जैसे अनुस्वार लगेगा तो चंद्र बिंदु लग के फिर लिखा जाता है। और सारे स्वर अनुनासिक और निर्नुनासिक होते हैं। ये हमारा स्वरों का जो विभाजन है वो है। अब इसके पश्चात हम जैसे व्यंजनों का भी विभाजन करते हैं। जैसे आपके सामने मुखाकृति बनी हुई है, यह जो मुखाकृति है इसके आधार पे हम स्वर और व्यंजन दोनों का अध्ययन करते हैं। मुखाकृति में आपको हमारे मुख में जो विराजमान उच्चारण अवयव है उनका थोड़ा सा वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए, जिसमें होठ के ठीक ऊपर यानी ऊपर वाले दांत से थोड़ा सा ऊपर यहाँ जो खुरदरा हिस्सा होता है जिसे मूर्धा कहा जाता है, ऊपर वाला जो मुख है, ऊपर वाले दांत के पास का जो खुरदरा हिस्सा है इसे मूर्धा कहा जाता है। यहाँ से हमारी जीभ की जो अग्रभाग है वो टकरा करके जितने भी सारे वर्णों का उच्चारण होता है वे सारे मूर्धन्य वर्ण कहे जाते हैं। इसके पश्चात जैसे हम प्रयोग करके देखते हैं तो यहाँ जो मूर्धा का खुरदरा हिस्सा है, यहाँ जीवा को ले जाकर के देखेंगे तो हमें खुरदरे हिस्से का अनुभव होगा। इसके ठीक थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो कठोर तालु है। जीवा को हम ऐसे रगड़ करके देखेंगे तो हमें निश्चित रूप से ये पता लगेगा कि हमारे मुख में कठोर तालु है। जीवा को आप ले जाके देखेंगे, ये कठोर तालु है। इसके पश्चात थोड़ा सा और आगे जीवा को लेके जाएंगे तो यहाँ कोमल तालु है। यहाँ जीवा का जो प्रेशर देंगे तो आपकी जीवा इसके अंदर तक जा सकती है, कोमल तालु है। जहाँ पर बिस्किट खाने पे यहाँ चिपक जाता है, कोमल हिस्सा है। अब उसके नीचे और जाएंगे तो हमारे वाग यंत्र का सबसे प्रमुख जो कोमल त्वचा लटकी रहती है उसको हम काकू कहते हैं, उसे हम काकू कहते हैं। और काकू से उच्चरित जो भी ध्वनियां हैं वो सारी काकल्य कहलाती है। ये तो हमारे वाग यंत्र का, यहाँ से कंठों के माध्यम से जो भी स्वर निकलते हैं वो कोमल तालु, कठोर तालु, मूर्धा, और मूर्धा के जो अग्रभाग में यहाँ से जो भी सारे वर्ण बोले जाते हैं वे दंते कहलाते हैं। दंते के अलावा वाग यंत्र का जो सबसे प्रमुख जो हिस्सा है वो आता है होठ। ओष्ठ से जो भी वर्ण बोले जाएंगे, होठों के द्वारा जो भी वर्ण बोले जाएंगे, उच्चारण में होठों का प्रयोग जब भी होगा
वे सारे ओष्ठे कहलाएंगे। इसके पश्चात नीचे वाले जो दांत हैं, जैसे दंते वर्ण बोलते समय हमारी जो जीवा है वो नीचे वाले दांतों के अंतर्गत जाती है। यहां से जो भी वर्ण बोले जाएंगे वे सारे दांतों से बोले जाने के कारण दंते कहे जाते हैं। अब देखिए हमारे जो मुख विवर है ये संपूर्ण है मुख विवर। मुख विवर में उच्चारण स्थान कंठ है, कोमल तालु, कठोर तालु, मूर्धा, दंते, ओष्ठ है। यहां से निकलने वाले सारे जितने भी वर्ण हैं वो चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उन सब के उच्चारण स्थान निम्न है। अब जैसे जैसे हम वर्णों का उच्चारण करते हैं ठीक उसी प्रकार से हमें स्वतः ये पता चलता है कि ये कोमल तालु से बोल रहा है या कठोर तालु से या मूर्धा से या कंठे से। जैसे वर्णमाला की प्रथम पंक्ति जो व्यंजन पढ़ते हैं कै वर्ग आता है, हम अक्सर बोलते हैं कै खे गे घे अंग। अब यहां देखिए आप स्वयं उच्चारण करके देखेंगे तो आपके सामने कै वर्ग का उच्चारण करते समय जो कंपन है वो कंठों के माध्यम से आएगा। आपके कंठ में यहां पर कंपन होगा, कै खे गे घे बोलेंगे तो निश्चित रूप से हमें पता लगेगा कि कै वर्ग की जो पंक्ति है वो कंठ से बोली जाती है। कै वर्ग की पंक्ति कंठ से बोली जाएगी। इसके पश्चात जो चै वर्ग है, चै छे जय जय ये ऐसा बोलेंगे तो जो जीवा है, जीवा का कटोरा बनेगा, इसके जो दोनों तरफ के जो हिस्से हैं वो उठ जाएंगे और बीच में जैसे हवा का जो घवर बनेगा वो तालु की तरफ उसका प्रेशर होगा। इसलिए चै वर्ग को चै छे जय जीभ के दोनों तरफ के किनारे उठ जाएंगे और वो तालु की तरफ हवा का रुख करेंगे। इसलिए चै छे जय जय ये ऐसा होने के कारण चै वर्ग को तालव्य व्यंजन कहा जाता है। चै वर्ग के सारे जितने भी व्यंजन हैं वो तालव्य कहे जाते हैं। अब उसके पश्चात तीसरी जो पंक्ति है वो आती है टै वर्ग की। टै ठे डे जैसे भी आप बोलेंगे तो आपको स्वतः लगेगा कि टै ठे डे ढे ने, जीवा का जो अग्रभाग है वो यहां क्रिया कर रहा है। टै ठे डे ढे ने, जीवा का जो अग्रभाग है वो निश्चित रूप से कहां क्रिया करता है? अग्रभाग में क्रिया करता है। यहां ये मूर्धा का हिस्सा है। उच्चारण अवयव के आधार पे मूर्धा पे इसका प्रेशर होने के कारण या मूर्धा की क्रियाशीलता होने के कारण टै वर्ग के जितने भी सारे वर्ण हैं वो मूर्धा के अंतर्गत बोले जाते हैं। अब देखिए कि टै वर्ग के सारे जितने भी वर्ण हैं वो यहां पर जीव का जो अग्रभाग है, टै ठे डे ढे आप बोलेंगे तो निश्चित रूप से यहां क्रिया करेगा, इसलिए इनको मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। उसके पश्चात टै वर्ग है, टै थे दे धे ने, टै वर्ग के सारे जितने भी वर्ण आप बोलेंगे टै वर्ग के तो निश्चित रूप से आपकी जो जीभ है टै थे दे दांतों के जाकर के टकराएगी। आपकी जो जीवा है वो यहां दोनों जो दांत हैं तै थे दे दांतों के चिपकती है, तो दांतों के चिपकने के कारण इसको तै वर्ग की जो वर्णमाला है इसको हम दंते कहते हैं। तै वर्ग के सारे जितने भी व्यंजन हैं वर्ण हैं वो दांतों के प्रयोग के आधार पे बोले जाते हैं। इसके पश्चात पै वर्ग आता है। अब पै वर्ग के सारे जितने भी वर्ण हैं पै फै बै भै मै, इनका उच्चारण करेंगे तो दोनों होठ आपस में चिपकते हैं। पै फै बै भै मै बोलेंगे तो दोनों होठों का योगदान होने के पश्चात ही ये पंक्ति बोली जा सकती है। अगर होठ नहीं हो तो पै वर्ग का उच्चारण संभव नहीं है। अर्थात पै वर्ग में दोनों होठों का योगदान होने के कारण इसको ओष्ठे कहा जाता है। अब इसके पश्चात ये रे ले वे, इनको अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये न तो स्वर माने जाते हैं और न पूर्ण रूप से व्यंजन माने जाते हैं। दोनों का मध्य भाग में स्थित होने के कारण ही इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अर्थात ये और
वह जो है ये दोनों अर्ध स्वर भी माने जाते हैं, जो आधे स्वर हैं और आधे व्यंजन हैं। इनका जो उच्चारण स्थान है वो इस वर्ग में अलग अलग जगह माना जाता है। ऐसा आप देखेंगे कि य का उच्चारण करने में, य का उच्चारण करने में जीवा की स्थिति कैसी है। य का जब अपन उच्चारण करेंगे तो जीवा की स्थिति ठीक वैसी है जैसी च छ की है। च छ में जैसे जीभ का कटोरा बनकर के तालू की तरफ प्रवाह है, य में भी ठीक वैसे ही दिखाई देती है। तो य को हम तालव्य व्यंजन कहते हैं, य को हम तालव्य व्यंजन कहते हैं, क्योंकि य में बोलने की स्थिति जो जीवा की है वो ठीक वैसी है जैसी च छ जय जय में मानी जाती है। इसके पश्चात रे, दूसरा जो वर्ण है अंतस्थ वर्ण रे। अब देखिए रे का उच्चारण आप खुद करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि रे का उच्चारण ठीक वहीं से होता है जहां मूर्धा से टे ठे डे डे का हो रहा है। टे ठे डे में जीभ का अग्रभाग मूर्धा के पास जाता है। अब जीभ का अग्रभाग जैसे ही मूर्धा के पास गया तो वहां से रे का जो उच्चारण है वो थोड़ा सा प्रकंपित होता हुआ, थोड़ा सा लुढ़कता हुआ यहां से होता है। इसलिए रे का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धन्य माना जाता है। रे का उच्चारण स्थान मूर्धा माना जाता है, क्योंकि रे के उच्चारण में मूर्धा के टे ठे डे ढे वर्ण जो बोले जाते हैं ठीक वैसी ही स्थिति इसमें पैदा होती है। नंबर 3 पे ले। अब देखिए ले का जैसे ही आप उच्चारण करेंगे तो आपके मुख विवर में आपको स्वयं पता लगेगा कि ले में हमारी जीभ कहाँ जा रही है, बिल्कुल नीचे वाले दांत के पास जा रही है। ले ऊपर वाले दांत के यहाँ जो ये जो हिस्सा है ये मसूड़ा या वर्त से कहलाता है। यहाँ पर ऊपर वाले दांत जिस मसूड़े में उगे हुए हैं वो वर्त से कहलाता है, और मसूड़ा वैसे दोनों मसूड़ों को ही वर्त से कहते हैं। लेकिन ले जब बोलेंगे तो जीभ का जो आगे का जो हिस्सा है, ले बोलेंगे तो जीभ का आगे का हिस्सा उठ करके यहाँ जो ले ऊपर वाले दांतों का जो हिस्सा है यहाँ जाता है। तो ले दांत से बोले जाने के कारण इसको दंते कहा जाता है। तय वर्ग के साथ में ही ले को शामिल किया जाता है। फिर आता है वह। वह के उच्चारण में ठीक वैसे ही स्थिति होती है। वह नीचे वाला होठ और ऊपर वाले दांत, वह का उच्चारण हम जैसे जब करेंगे तो हमारा नीचे वाला होठ और ऊपर वाले दांत दोनों के योग से वह का उच्चारण होता है। तो वह जो वर्ण है वो अलग अपना अस्तित्व रखता है। वह को नीचे वाला होठ और दांत दोनों होने के कारण दंतोष्ठ्य कहा जाता है। दंतोष्ठ्य कहा जाता है क्योंकि होठ और दांत दोनों का योगदान होने के कारण इसके जो उच्चारण में प्रवाह आता है वो होठ और दांत दोनों के सम्मिलित रूप से आता है। इसलिए वह का उच्चारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपका नीचे वाला होठ और ऊपर वाला दांत दोनों सम्मिलित रूप से आने के कारण इसका उच्चारण होता है। तो वर्णमाला में य को तालव्य कहा गया है और रे को मूर्धा से बोलने के कारण मूर्धन्य कहा गया है। ले क्योंकि जीभ का अग्रभाग दांत में जा रहा है इसलिए इसको दंते कहा जाता है। और वह है वो दंतोष्ठ है क्योंकि होठ और दांत दोनों का योगदान बराबर है। इसके पश्चात आते हैं ऊष्म व्यंजन। वर्णमाला में सबसे ज्यादा जो कठिनाई है वो ऊष्म व्यंजन में मानी जाती है, क्योंकि सरलता से उच्चारण करने के कारण आम छात्र कह दीजिए या आम व्यक्ति कह दीजिए से तीनों का एक ही तरीके से उच्चारण होता है। यहाँ इसका जो वैज्ञानिक उच्चारण किया गया है उसको हम अपने मुख विवर के आधार पर पहचान करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जिसका जो उच्चारण स्थान है वहां से अलग अलग उच्चारण स्थान से इसका उच्चारण होता है। नंबर 1, जैसे आप श बोलते हैं तो पहले ये बताना चाहूंगा कि श को आपको तालु से बोलना है, ये तालव्य व्यंजन है।
तालव्य व्यंजन होगा तो आप ठीक वैसे ही बोलेंगे, जीभ का कटोरा वैसे ही बनाएंगे जैसे च छ जय का बनाया, च छ जय से। उसमें भी जीभ का दोनों जो किनारे हैं वो उठने चाहिए और हवा का घवर तालु की तरफ होना चाहिए। ऐसे जीभ रहेगी तो निश्चित रूप से ये जो वर्ण है वो किसकी तरह बोलेगा, च छ जय ये और से, च छ जय ये से। यही इसका निश्चित उच्चारण होगा जिसको तालव्य ध्वनि बना करके उच्चारण करना पड़ता है। तो जो जहां हम संकर लिखने में से बोलते हैं वो से तालु है, अर्थात तालव्य वर्ण च छ जय ये और से, इनका उच्चारण ठीक इसी तरह होगा जैसे इनका किया जाता है, क्योंकि ये तालव्य से माना जाता है। अब इसके पश्चात श, मूर्धन्य श आता है। अब जैसे आपने यहां देखा कि मूर्धा यहां है, मूर्धा ऊपर वाले ठीक पीछे के हिस्से का जो दांतों का खुरदरा जो हिस्सा है मसूड़े का, यहां मूर्धा है। तो यहां से बोले जाने वाले वर्ण ट ठ ड ढ, रे भी बोला आपने, ट ठ ड ढ रे, तो रे के साथ में जहां जीभ जा रही है वहीं से आपको श बोलना है। थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर ये रहेगा कि ट ठ ड में तो मूर्धा को जीभ की आगे वाली जो नोक है वो इसको स्पर्श करती है, लेकिन क्योंकि ये उष्म व्यंजन होने के कारण यहाँ जीवा स्पर्श नहीं करेगी, हवा का पर्दा बनेगा। जीवा जाएगी तो मूर्धा के पास ही, लेकिन हवा का पर्दा बनेगा और श, जीभ की नोक उठ करके यहाँ आएगी, यहाँ मूर्धा को टच नहीं कर पाएगी। यहाँ हवा का महीन पर्दा है जो मूर्धा से जीभ को स्पर्श करने में रोक करता है, लेकिन जीभ का जैसे ही हिस्सा यहाँ उठ करके आया है आगे वाली नोक श, ऐसे जीभ उठेगी तो स्पर्श मूर्धा के करना चाहती है। उष्म व्यंजन होने के कारण हवा का झीना पर्दा बनता है, इसलिए। लेकिन उच्चारण स्थान की अपन बात कर रहे हैं तो यह निश्चित रूप से मूर्धा के यहाँ से बोला जाएगा। इसलिए श जो वर्ण है वो ट वर्ग यानी मूर्धन्य वर्ग ट ठ ड ढ ण रे और श यहाँ से बोला जाएगा। इसके पश्चात से, दंत्य से है। अब देखिए दांत ऊपर और नीचे दोनों जो दांत हैं, दोनों दांतों के मध्य से पतली हवा की पट्टी निकलनी चाहिए जब से बोला जाए। यहां से हवा का जो प्रवाह है दोनों दांतों के मध्य से पतली हवा की पट्टी के रूप में निकलेगा, से निकलेगा, ये उच्चारण दंत्य माना जाएगा। क्योंकि तीसरा जो से है इसको हम दंत्य वर्ण मानते हैं, जैसे दंत्य त, थ, द, ध, न, ल, से। सारे वर्णों में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है, लेकिन ये जो तीनों वर्ण है क्योंकि ये उष्म वर्ण होने के कारण यहाँ उष्मा का प्रयोग ज्यादा होगा, इसलिए हो सकता है दांत को स्पर्श नहीं कर पाई, यहाँ मूर्धा को स्पर्श नहीं कर पाई, लेकिन ये उच्चारण स्थान वहीं पर जाकर के बोले जाएंगे। इसलिए स का जैसे उच्चारण किया जाएगा तो दोनों जो दांत हैं दोनों दांतों के मध्य से हवा प्रवाहित होती है, इसलिए इसको दंत्य कहा जाता है। तीनों स का वैज्ञानिक उच्चारण स्थान यही माना जाएगा कि स तालव्य जीभ का कटोरा बनता है, श जीभ मूर्धा के पास जाकर के टकराने की कोशिश करती है, से दोनों दांतों से पतली हवा की पट्टी निकलती है, से से तालु, श मूर्धा, से ये पतली हवा की पट्टी है जो मूर्धन्य के रूप में बाहर निकलती है। तो तीनों जो स हैं वो अलग अलग जगह से अलग अलग उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य। अब देखिए अगला जो वर्ण है, अंतिम जो वर्ण है का जो उच्चारण है वो कैसे किया जाता है, जैसे आप खुद उच्चारण करके देखेंगे है तो है में वर्णमाला में हमें खुद को पता लगेगा कि कहीं ना कहीं ऐसा उच्चारण पहले भी किसी वर्ण का हो चुका है। जिस वर्ण का हुआ है, जैसे यहाँ तालु का प्रयोग है, मूर्धा में जीभ वहां टकरा रही है में ऐसा नहीं होता, न है में दांतों के पास जीभ जाती है, न है में होठ का कोई प्रयोग है। इसका तात्पर्य क्या है, जैसे कै ख ग बोलता है
वैसे ही है बोलता है। कै खे गे वैसे ही है बोलता है। अर्थात है बोलेंगे तो आपको निश्चित रूप से पता लगेगा कि आपके कंठों से हवा का स्फोट बाहर निकला है, बाकी और कहीं मुख में कहीं टकराया नहीं। तो है का जो है उच्चारण सीधा मुख से बाहर निकलता है, सीधा मुख से बाहर निकलता है। तो है जो उच्चारण है वो कंठ माना जाता है। तो वर्णमाला में कैसे लेकर के मैं तक, कैसे लेकर के मैं तक 25 जो वर्ण हैं ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। 25 वर्णों का उच्चारण स्थान 5 प्रकार से है। कै वर्ग कंठ से बोला जाएगा, चै वर्ग तालु से बोला जाएगा, तै वर्ग मूर्धा से बोला जाएगा, तै वर्ग दांत से बोला जाएगा, पै वर्ग होठ से बोला जाएगा, और अंतस्थ वर्ण जो चारों हैं वो य तालु से बोला जाएगा, रै मूर्धा से बोला जाएगा, लै दांत से बोला जाएगा, और वह है, वह में नीचे वाला होठ और ऊपर वाले दांत, वह ये दंतोष्ठ से बोला जाएगा। इसलिए इनका जो वैज्ञानिक विवेचन है वो 5 प्रकार के उच्चारण स्थानों पर ही निर्भर है। फिर जो ऊष्म व्यंजन है जिसमें सै तालव्य, शै मूर्धा, मूर्धा से बोला जाएगा, सै दोनों दांतों से पतली हवा की पट्टी निकली इसलिए इसको दंते कहा गया, और है में क्योंकि मुख विवर का कोई दूसरा अंग काम नहीं करता, है में हवा का स्फोट सीधा प्रवाह बाहर निकलता है जैसा कै में निकलता है, इसलिए है को कंठ वर्ण के अंतर्गत लिया जाता है। तो हमारे मुख विवर में पूरी जो वर्णमाला है, सारे जो स्वर और व्यंजन है वो एक प्रवाह के माध्यम से निकलते हैं, और जहां हमारे मुख विवर में किसी वाग यंत्र के किसी अंग का स्पर्श होता है या अंग का प्रयोग होता है, जैसे होठ है, दांत है, मूर्धा है, कठोर तालु है, काकल है, ऐसी ध्वनियों को इनके उच्चारण स्थान के आधार पर जाना जाता है। तो आज हमने वर्णमाला के 52 वर्णों का अध्ययन किया, जिसमें वर्णमाला के मूल जो 2 विभाजन है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर है, स्वर मुख से निकलने वाली वह हवा जो निर्बाध रूप से प्रवाहित होती है, जिसमें मुख विवर में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होता। स्वरों का विभाजन हमने विभिन्न प्रकार से किया, जिसमें मुख की आकृति के आधार पर है, होष्ठ की आकृति के आधार पर है, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर है, और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर है। उच्चारण समय के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये 3 भेद पढ़े। मुख की आकृति के आधार पर संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत और विवृत ये 4 प्रकार पढ़े, और जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर 3 भेद पढ़े, जिसमें जिह्वा के आगे का भाग सक्रिय होता है वहां अग्रस्वर, मध्य का भाग होता है वहां मध्य स्वर, और पीछे का भाग होता है वहां पश्च स्वर। ये 3 प्रकार पढ़े। ओष्ठों की गोलाई के आधार पे अवृत्ताकार और वृत्ताकार, जहां पर जिन स्वरों के उच्चारण में होठ बोलते समय गोल हो जाते वे वृत्ताकार स्वर कहलाएंगे, और जहां होठ अपने पूर्व अवस्था में या गोलाकार न होकर के अन्य किसी अवस्था में जाएंगे वहां अवृत्ताकार स्वर पढ़े। इसके अलावा सारे स्वर अनुनासिक होते हैं, और जैसे ही उनके उच्चारण में मुख और नासिका दोनों से हवा निकलती है तो सारे स्वर अनुनासिक बन जाते हैं, और जब हवा सिर्फ मुख से बाहर निकलेगी तो सारे स्वर निर्नुनासिक बन जाते हैं। इसके पश्चात व्यंजनों का जो उच्चारण स्थान है वो विभिन्न प्रकार से देखा गया कि हमारे मुख विवर में कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से और ओष्ठ से, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से हमारे सामने विभिन्न प्रकार से वर्णों का जो विभाजन है वो उच्चारण स्थान के आधार पर किया गया कि वर्णों का